पाकिस्तान आईटी कंपनी के जाली डिग्रियों के कारोबार में मुलविस होने की खबर सामने आने के बाद कानून हरकत में आ गया। एग्जैक्ट के दफातर पर एफआईए के छापे, कई मुलाजमीन गिरफ्तार, अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एग्जैक्ट कंपनी और उसके मालिकान के बारे में हैरान कर देने वाले हकाइक। सानह सफूरा में मुलविस 4 मंसूबा साज गिरफ्तार कर लिए गए। वाकये की तहकीकात में अहम पेशरफ्त है। वफाकी वजारत दाखिला ने कलदम तंजीमों का सोशल ऑडिट शुरू कर दिया। इन तंजीमों पर जल्द पाबंदी लगने का इम्कान है। और तमाम मनफी खबरें और खदशात दम तोड़ गईं। जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। 6 साल से विराट पाकिस्तान के मैदान 2 दिन बाद आबाद होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल के प्रोग्राम में एग्जैक्ट कंपनी के हवाले से 5 सवालात हमने आपके सामने रखे थे। आज 5 हकाइक और इंतहाई अहम हकाइक हम आपके सामने रखेंगे, जिससे बहुत सारी चीजों का पता चलता है। लेकिन उन हकाइक से पहले आज सारा दिन क्या होता रहा, आज सारा दिन आप अपनी टीवी स्क्रीन पर क्या देखते रहे, क्या क्या डेवलपमेंट होती रही, किस तरीके से कानून हरकत में आया, उस हवाले से आपको बताते चले। और उसके बाद कुछ इंतहाई अहम 5 हकाइक हम आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तानी आईटी कंपनी एग्जैक्ट के बारे में गुज़िश्ता रोज अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाली रिपोर्ट के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। डेक्लन वॉच की रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी होने का दावा करने वाली एग्जैक्ट बड़े पैमाने पर जाली डिग्रियों के कारोबार में मुलविस है, जिसके बाद इस कंपनी के कारोबार के हवाले से मुल्की और गैर मुल्की मीडिया में बहुत सारे सवालात उठाए गए। आज इस हवाले से काफी हंगामा खेज दिन रहा। कराची और रावलपिंडी में एग्जैक्ट के दफातर पर एफआईए की टीमों ने छापे मारे। इन छापों में जो दस्तावेजात मिली हैं, इनमें बज़ाहिर जाली डिग्रियों की तैयारी का मवाद, जिनमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की जाली डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स के नमूने भी शामिल हैं। ये दस्तावेजात आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो दस्तावेजात हैं जो आपको शॉर्टली अपनी स्क्रीन पर नजर आएंगी, जो किसी भी यूनिवर्सिटी की दस्तावेजात होती हैं, उसकी स्टेशनरी का सामान होता है। एग्जैक्ट के दफ्तर में ये सब क्या कर रहा था, क्यों मौजूद था, क्यों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के हवाले से ये मवाद जो कि सील है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की, उनकी स्टेशनरी है, ये क्यों मौजूद था। ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब बहरहाल जरूर सामने आना चाहिए। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक एग्जैक्ट के चेयरमैन शुएब शेख को कल रिकॉर्ड समय तलब कर लिया गया है। इससे पहले आज वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने रिपोर्ट में लगाए गए इल्जामात की छानबीन का हुक्म दिया। और तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक इस हवाले से एफआईए को फौरी तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। जबकि वजीर दाखिला ने इस बात का तयन करने का भी हुक्म दिया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में कितनी सदाकत है। चौधरी निसार के अहकाम सामने आते ही एफआईए की 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है, जिसने फौरी तौर पर अपने काम का आगाज कर दिया है। और एफआईए की टीमें कराची और रावलपिंडी में एग्जैक्ट के दफातर पहुंची और एफआईए की साइबर क्राइम टीम ने रावलपिंडी के एग्जैक्ट दफ्तर को सील कर दिया। यहां से एग्जैक्ट के रीजनल डायरेक्टर समेत 22 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि कंप्यूटर्स और अहम दस्तावेजात भी तहवील में ले ली गई। इस तरह कराची के एग्जैक्ट ऑफिस में पहले एफआईए साइबर क्राइम सर्किल की 5 रुकनी टीम पहुंची और 2 सर्वर्स को तहवील में ले लिया। इसके थोड़ी देर बाद एफआईए की कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल की टीम ने छापा मारा, जिसके बाद टीम के सरबराह डेप्यूटी डायरेक्टर कामरान अता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ताहम कुछ रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। नहीं, अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये इंक्वायरी है, अभी इंक्वायरी लेवल पे किसी को गिरफ्तार नहीं किया डेटा लिया है जो मुलाजमीन यहाँ पर काम कर रहे हैं तो जी सबका रिकॉर्ड ले लिया है। हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आपको इंशाल्लाह बताएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी पहले मरहले में इल्जामात की तहकीकात करेगी, जबकि दूसरे मरहले में टेक्निकल पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की जानिब से एफआईए को तहकीकात 15 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। इस हवाले से आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी बयान सामने आया, जिनका कहना था कि एग्जैक्ट के मामले पर तहकीकात हो रही है। अगर जालसाजी साबित हो जाती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अगर वो बेगुनाह हैं तो उनको गुनाहगार नहीं करेगा। उनको भी जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है
उनको पूरा मौका मिलेगा अपने आप को क्लियर करने का। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो एक मोतबर अखबार है, तो अगर ये साबित हो जाता है तो फिर ठीक है, जो भी कानून और कायदे के मुताबिक किसी को सजा मिलनी है वो। सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से एक दरख्वास्त की समाअत भी हुई। दरख्वास्त में कहा गया था कि एक्शन लेने से पहले मामले की इंक्वायरी की जाए, जिस पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुकूमत सिंध, FIA, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को 26 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने हुक्म दिया कि FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। मुबैना जालसाजी के इस मामले की बाज़गश्त पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भी सुनाई दी गई। सेनेट में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदान ने कहा कि आज सुबह अखबारात में एक शर्मनाक खबर शाया हुई। बदकिस्मती से यह खबर पाकिस्तान से मंसूब है और एतजाज हसन साहब का कहना था कि किसी भी जी शऊर पाकिस्तानी का सर निदामत से झुक जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि पाकिस्तानी जालसाजी में कितनी महारत रखते हैं। एतजाज हसन ने मजीद कहा कि इस रिपोर्ट में सदाकत महसूस होती है। मामला तहकीकात के लिए कमेटी को भेजा जाए, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम को मामले की तहकीकात करके 30 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने भी एग्जैक्ट स्कैंडल का नोटिस ले लिया। रुकने कायमा कमेटी अली रजा आब्दी के मुताबिक कल के इजलास में मामले का तफसीली जायजा लिया जाएगा। आज सारा दिन जो कुछ होता रहा, इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल और तफसीलात मालूम करने के लिए हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज सैयद साहब, एजाज बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, आज सारा दिन जो होता रहा मवाम के सामने हमने अभी रखा है, क्या ताज़ा तरीन इतलात हैं इस मामले के हवाले से? बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हुई हैं जी। इस वक्त ताज़ा तरीन मालूमात तो ये हैं कि इस वक्त FIA जो साइबर क्राइम विंग है वो बड़ी संजीदगी से इस बात पर गौर कर रहा है कि आज रात मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, एक पर्चा दर्ज कर लिया जाए एग्जैक्ट कंपनी के जो अहदेदारान हैं और मालकान हैं उनके खिलाफ। अभी फैसला नहीं हुआ लेकिन गौर किया जा रहा है, और उस गौर की जो वजह है वो 2 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जो एग्जैक्ट रावलपिंडी के ऑफिस से गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। एग्जैक्ट रावलपिंडी जो है उसके एहलकारों ने FIA की टीम के सामने, जबकि कुछ दस्तावेजात मौसूल हुई हैं FIA की टीम को कराची के जो एग्जैक्ट हेडक्वार्टर है उससे। तो अब इस बात पर गौर किया जा रहा है कि इस मामले को इंक्वायरी का इनिशिएट किया जाए या इसको फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। इस सिलसिले में आपने ये बताया कि कल शुएब शेख जो कि एग्जैक्ट के मालिक हैं उनको बुलाया गया है, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि आज भी FIA का राब्ता हुआ था शुएब शेख से और उन्होंने पहले इंदिया दिया कि वो आएंगे, लेकिन बाद में वो FIA के दफ्तर में नहीं आए। अब FIA ने एक नोटिस तो उनको जारी किया है, लेकिन कल साथ ही साथ FIA की तरफ से फॉर्मली इनिशिएट किया जा रहा है कि शुएब शेख का नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट जो वजारत दाखिला के पास होती है उसमें शामिल करने की बाकायदा सिफारिश कर दी जाए। इस सिलसिले में FIA की जो साइबर क्राइम की जो टीम है जिसकी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, FIA हेडक्वार्टर्स के साथ ही उसने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद रिपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि कुछ अहम हुए हैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से भी, उनसे तहकीकात करने के हवाले से भी। एग्जैक्ट का ये सारा मामला सारा दिन आपने अपनी TV स्क्रीन पर देखा है। अगर दस्तावेजात में जाया जाए, कुछ फैक्ट्स को देखा जाए, चाहे वो FBR के हों, चाहे इनके अपने बिजनेस के हवाले से हों, जो 5 सवालात हमने रखे थे कल, उस हवाले से हों, तो कुछ अहम हकाइक सामने आते हैं। कुछ 5 हकाइक सामने आते हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि कल आपके सामने हमने 5 सवाल रखे थे। आज 5 हकाइक रखेंगे। वो क्या हकाइक, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कुछ हकाइक हैं और कुछ 5 हकाइक हैं जो हमने आपके सामने रखने हैं एग्जैक्ट के हवाले से, एग्जैक्ट के मालिकान के हवाले से। और ये हकाइक रखने का मकसद ये है कि अरबाब इख्तियार इस हवाले से तहकीकात करें। खुद शुएब शेख साहब जो कि एग्जैक्ट के मालिक हैं, अपनी मुख्तलिफ तकारीर में जो दावे कर चुके हैं वो भी इन हकाइक को सपोर्ट करते हैं और सवालात को जन्म देते हैं। 2013 और 2014 में एग्जैक्ट के मालिक शुएब शेख ने सिर्फ 26 रुपए टैक्स की मद में अदा की है। 5 हकाइक में से पहली हकीकत क्या वजह है कि शुएब शेख साहब अपनी मुख्तलिफ तकारीर में कह चुके हैं कि मेरा ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी बनूं, सबसे बड़ी कंपनी एग्जैक्ट को बनाऊं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊं। और वो ये क्लेम करते हैं कि एग्जैक्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी है। तो शुएब शेख साहब ने पिछले साल सिर्फ 26 रुपए टैक्स क्यों दिया, और अगर उन्होंने 26 रुपए टैक्स दिया है
तो बाकी उनकी इनकम कहाँ से आती है जो कि मुख्तलिफ खर्चों को और मुख्तलिफ उनकी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करती है। 5 हक़ाइक़ में से दूसरी हकीकत यह है कि 6 लाख शेयर जो कि एग्जैक्ट का टोटल कैपिटल इन्होंने बताया है दस्तावेजात में, उसमें से सिर्फ एक शेयर शुएब अहमद शेख साहब का और एक शेयर उनकी अहलिया का है, जो टोटल शेयर्स में का 0.001% भी नहीं बनता। तो जब एक शेयर इन दोनों का है तो बाकी 5,99,998 शेयर्स किसके हैं? एग्जैक्ट का असल मालिक कौन है? पाकिस्तान में है या किसी और मुल्क में है? जब आप सिर्फ एक शेयर के मालिक हैं तो एग्जैक्ट की जो दूसरी सब्सिडरीज हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि उनको एग्जैक्ट ओन करता है, उनका मालिक कौन है? हकीकत नंबर 3, FBI की रिपोर्ट के मुताबिक एग्जैक्ट ने बड़े पैमाने पर टैक्स इस्तिस्ना की सहूलत का नाजायज फायदा उठाते हुए कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। FBI के मुताबिक इस बात जो मुख्तलिफ IT कंपनीज हैं वो टैक्स का इस्तिस्ना ले सकती हैं अगर वो इनमें से मुख्तलिफ काम करती हों, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, वेब डिजाइनिंग, वेब होस्टिंग, वेब डेवलपमेंट या फिर नेटवर्क डिजाइन। और क्योंकि, और ये मैं आपको बता रहा हूं FBI की इंटरनल ऑडिट के तहत के क्योंकि, और ये आप सामने अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, एग्जैक्ट इनमें से कोई काम नहीं करता। इसके बावजूद एग्जैक्ट की तरफ से टैक्स इस्तिस्ना क्लेम किया गया और टैक्स इस्तिस्ना लिया गया। क्या वजह थी कि जब इन मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो कि टैक्स इस्तिस्ना का काबिल बनाती हैं किसी भी IT कंपनी को, एग्जैक्ट फॉल नहीं करता और एग्जैक्ट जो स्टेट बैंक का डेटा है उसमें भी एग्जैक्ट की एक्सपोर्ट्स नहीं आती, तो इन्होंने टैक्स इस्तिस्ना क्यों क्लेम किया? चौथी हकीकत, 5 साल के दौरान एग्जैक्ट की कुल आमदनी जो इस्तिस्ना जिस पर टैक्स का हासिल था और जिस पर टैक्स का इस्तिस्ना हासिल नहीं था 50 करोड़ रुपए से भी कम है। तो अगर 50 करोड़ भी नहीं कमाए तो अरबों रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, जिसमें एक TV चैनल भी शामिल है, और एक TV चैनल को लाने में जिसका क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल होगा, उसका सॉफ्टवेयर, उसका इक्विपमेंट, एम्प्लॉयज की सैलरीज, उसकी बिल्डिंग, ये सब अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके पैसे कहां से आए जब एग्जैक्ट ने ना इतना कमाया, ना इतना टैक्स दिया और ना ही शुएब शेख साहब की अपनी जाती आमदनी जिस पर टैक्स उन्होंने 26 रुपए दिया है वो इसको जस्टिफाई करती नजर आती है। 5वां जो फैक्ट है, जो 5वीं हकीकत है 5 हकाइक में से, वो ये है कि एग्जैक्ट का पेड अप कैपिटल सिर्फ 60 लाख रुपए है। बोल का जो चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं वो CCP में बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप एक अरबों रुपए की कंपनी लॉन्च कर सकें। ना आपकी आमदनी, ना उस पर पे किया हुआ टैक्स, ना आपका पेड अप कैपिटल। अगर पेड अप कैपिटल कम भी हो और आपकी साल की आमदनी करोड़ों या अरबों रुपए में हो तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि कम पेड अप कैपिटल के साथ आपने इतना कमाया कि आप अपने बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। आपने कमा के इतना टैक्स पे किया कि आप जायज तौर पर काम कर सकते हैं। तो जब कमाया नहीं, पेड अप कैपिटल भी कम है, टैक्स भी नहीं पे किया, जाती आमदनी पर भी सिर्फ 26 रुपए टैक्स पे किया, तो एक्सपेंशन कैसे हुई? किस तरह जस्टिफाई होता है एग्जैक्ट का अपना बिजनेस? किस तरीके से जस्टिफाई होता है एक बहुत बड़ा चैनल जो कि एग्जैक्ट लॉन्च करने जा रहा है? और क्योंकि शुएब शेख साहब खुद कह चुके हैं अपनी तकारीर में कि बोल चैनल खालिसतन एग्जैक्ट की ओनरशिप में होगा, पूरा का पूरा शेयर एग्जैक्ट और उसके एम्प्लॉइज का होगा, तो खुद एग्जैक्ट के जो ओनरशिप है उसमें एक शेयर आपका है, एक आपकी अहलिया का है, बाकी 5,99,998 या फिर 99.99% शेयर्स का ओनर कौन है? पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है? कोई जाहिरी शख्स है या कोई ढका छुपा शख्स है? ये वो हकाइक हैं जिन पर तहकीकात करनी चाहिए अरबाब इख्तियार को, और जिनका जवाब पाकिस्तान को, पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, पाकिस्तान के अवाम को जरूर पता चलना चाहिए। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद बड़ी खबर, सिंध के चीफ मिनिस्टर ने क्लेम किया है कि सानह सफूरा के 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कौन है, कहां से गिरफ्तार किए गए, तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में अब शामिल करते हैं सानह सफूरा केस में होने वाली अहम अपडेट। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने आज एक दफा फिर सानह सफूरा केस की तहकीकात में पेशरफ्त के हवाले से एक अहम इंकिशाफ किया है। नवाबशाह में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने बताया कि कराची में 13 मई को बस में 46 इस्माइलियों की हलाकत के वाक़े में मुलविस 4 मनसूबा साजों को गिरफ्तार कर लिया है। इन मुल्जिमान को कराची से गिरफ्तार किया गया जिन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है और अपने दीगर साथियों के नाम भी बता दिए हैं। वज़ीर आला कायम अली शाह ने मजीद बताया कि इन्हीं शाहिदीन के बयानात का मुशाहिदा किया जा रहा है और जल्द हमला आवर भी कानून की गिरफ्त में होंगे। याद रहे
13 मई को इस अफसोसनाक वाक़े के फौरी बाद वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि बस हमले के पीछे कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलविस है। इसके बाद 17 मई को भी वाक़े के 4 रोज बाद वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने दावा किया था कि सानेह सफूरा में रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। मगर गुज़िश्ता रोज 18 मई को वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार वाक़े के बाद पहली मरतबा कराची आए, जहां चौधरी निसार को डीजी रेंजर्स की जानिब से बस हमले की ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के बाद बात करते हुए चौधरी निसार ने कहा था कि सानेह सफूरा के जिम्मेदार फोकस में आ चुके हैं, सिक्योरिटी इदारे सहूलतकारों की गिरफ्तारी के करीब हैं। ताहम चौधरी निसार ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि यह कहना अभी कबल वक्त होगा कि असल हमला आवरों तक पहुंच चुके हैं। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला और सूबे के वज़ीर आला ने जो बात की है, ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। पीछे कौन है, बयानात में तजाद क्यों है, रॉ है या नहीं, कोई कलअदम तंजीम है, ये 4 लोग जो गिरफ्तार हैं, 4 मुल्जिमान जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके पीछे कौन है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद आरफीन हमारे साथ मौजूद। आरफीन, बहुत शुक्रिया। जरा बताइएगा, ये 4 मुल्जिमान जो गिरफ्तार किए गए हैं, बड़ी अच्छी खबर है और बड़ी अहम खबर है, किससे इनका ताल्लुक है, ये किस तरीके से एक अहम पेशरफ्त ख्याल की जा सकती है? शाहजेब, जैसा कि आपने 2 अहम शख्सियात के बयानात का हवाला दिया, पहले मैं उसके बारे में बताऊं कि जो तहकीकात जब शुरू की गई थी तो 3 पहलुओं से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही थी। पहला जो पहलू था वो ये था कि इस वाक़े में भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है उसके किरदार को जांचा जा रहा था, जबकि दूसरा जो पहलू था उसमें कराची ऑपरेशन के रुख को तब्दील करने की सियासी साजिश को देखा जा रहा था, कहीं वो तो इसके अंदर पिन्हा नहीं है। जबकि तीसरा जो अहम तरीन नुकता था वो ये था कि इस वाक़े में कोई कलअदम तंजीम, दहशतगर्द तंजीम इसमें मुलविस तो नहीं है। अब तक की जो तहकीकात सामने आई है और ये खबर मैं आपके सामने इस वक्त ब्रेक करने जा रहा हूँ कि जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका ताल्लुक कलअदम अलकायदा की बर्रे सगीर ब्रांच से है। और इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया है तो जो अच्छी बात यह है कि इनको गिरफ्तार पुलिस ने किया है और पुलिस के जो ज़राए हैं वो हमें दावा कर रहे हैं कि इनके पास से असलहा भी बरामद हुआ है। और ये ज़राए ये भी दावा करते हैं कि ये 10 रुकनी तकरीबन गिरोह है जो कि कराची में 16 अप्रैल को जो एक अमेरिकन PhD डॉक्टर थी, डॉक्टर डेब्रा लोबो, उन पर भी हमला करने में मुलविस है। यहाँ एक बात मैं वाज़े करूँ कि जो जिस वाक़े में बस पर हमला किया गया और डॉक्टर डेब्रा लोबो की गाड़ी से भी पैम्फलेट्स मिले थे और उसमें उसकी हमले की जिम्मेदारी जो है वो दौलत इस्लामिया अल मारूफ दाइश ने कबूल की थी। हैरत अंगेज़ तौर पे दाइश और अलकायदा की जो शाम में जो इस वक्त तंजीम काम कर रही है जबहतुन नुसरा, उसकी आपस में चपकलिश है और वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमले करते रहे हैं। ताहम अब इस चीज़ को देखना होगा कि अलकायदा बर्रे सग़ीर ने क्यों इस मुकामात पर, इन 2 मुकामात पर अपने पैम्फलेट नहीं भेजे, उसकी जगह उन्होंने दौलत इस्लामिया के पैम्फलेट्स फेंके हैं। जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए उनमें से एक शख्स का एक जो भाई है वो वाक़े से कुछ हफ्ते कबल जो है वो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया है। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। अभी भी जो हमारे ज़िम्मेदार ज़राए हैं जो इस वाक़े की बराह रास्त तहकीकात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अभी खाली हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अलकायदा बर्रे सग़ीर है। ताहम इस पहलू का भी बहुत गौर से जायज़ा लिया जा रहा है कि कहीं इसके पीछे भारत की कोई खुफिया एजेंसी मुलविस तो नहीं है, उसने कहीं अलकायदा को इस्तेमाल तो नहीं किया गया इस सारे वाक़े के पीछे। मगर आरफीन, मुझे ये बताइएगा, फिर कायम अली शाह साहब शुरू में पहले दिन कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, फिर कहा खैरपुर में गालिबन बात करते हुए रॉ, फिर आज अनाउंस किया। हालांकि चौधरी साहब ने कोई हतमी तौर पे बात नहीं की थी, उन्होंने यही कहा था कि हम पेशरफ्त हो रही है इस हवाले से। तो कायम अली शाह साहब ने जो पहले बयानात दिए थे, क्या वो बगैर सबूतों के या बगैर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कंसल्ट किए दे दिए थे? वो बयानात किस सूरत में दे दिए थे जिसमें रॉ का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जिक्र कर दिया था? देखिए, बहुत अहम पहलू ये कि जैसी वाक़या हुआ है उसके फ़ौरन बाद आर्मी चीफ कराची पहुँचे हैं, उनके साथ DG ISI और DG मिलिट्री इंटेलिजेंस फ़ौरन पहुँचे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक तो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस ने वाक़े की जगह का भी मुआयना किया था। तमाम हाई प्रोफाइल शख्सियात और इस वक्त कराची में मौजूद थी और बहुत ज़्यादा इस पहलू को देखा जा रहा था क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी तरक्की का एक सिलसिला शुरू हुआ है, इकनॉमिक कॉरिडोर का सिलसिला शुरू हुआ है और चाइना के साथ तकरीबन
$40 अरब के मंसूबे जो हैं वो शुरू किए जा चुके हैं। तो ये देखा जा रहा था कि इंडिया की खुफिया एजेंसी इस सारे मामले को सबोताश करने के लिए कोई हिकमत अमली तो नहीं इख्तियार की है, उसने ये वाक़या तो नहीं कराया है। ताहम जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग थे, जो बराह रास्त इस तहकीक़ात से मुंसलिक थे, जो वाक़े की तहकीक कर रहे थे, मैं उनसे मुसलसल राब्ते में था। और अभी भी जो मैंने आपके सामने मालूमात इस वक्त रखी हैं वो उसमें से कुछ हिस्सा रखा है। मेरे पास काफ़ी मालूमात है, लेकिन चूँकि उससे तहकीक़ात मुतासर हो सकती हैं, इसलिए मैं मुकम्मल मालूमात आपके सामने नहीं रख रहा हूँ अपने नाज़रीन के सामने, क्योंकि हमें अंदेशा ये है कि अगर ये मालूमात दहशतगर्दों के पास पहुँचेंगी तो वो अपनी जगह छोड़ देंगे। क्योंकि हमने देखने में ये आया कि पुलिस और रेंजर्स ने जिस वक्त ये वाक़या हुआ उसके बाद बेइंतहा छापे मारे गए हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हुई हैं, क्योंकि हसास इदारे और पुलिस के ख़ास यूनिट्स जो हैं वो इन लोगों पर मुसलसल बहुत शुक्रिया सैयद आरफीन, बहुत शुक्रिया। अहम डेवलपमेंट है, अहम पेशरफ्त है जिसका इंदिया दिया था चौधरी साहब ने, और आज फाइनली गिरफ्तारियां हुई हैं। लॉ इन्फोर्समेंट ने कंफर्म किया है, कायम अली शाह साहब ने कंफर्म किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो इतना घिनौना वाकया जिन दहशतगर्दों की तरफ से किया गया था उन सबको गिरफ्तार भी किया जाएगा और ये सारे हकाइक कौम के सामने आएंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा एक और अहम खबर का। हम प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से मुसलसल आवाज उठाते रहे हैं कि कलअदम तंजीमों का ऑडिट हो, कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई हो। एक अहम डेवलपमेंट हुई है, सोशल ऑडिट किया जाएगा। किस तरीके से हुकूमत कार्रवाई करेगी इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नेशनल एक्शन प्लान के तहत वजारत दाखिला से कई बार पूछा जाता रहा है कि कलअदम तंजीमों के बारे में हुकूमती पॉलिसी क्या है। वो कौन सी तंजीमें हैं जिन पर हुकूमत ने पाबंदी आयद की हुई है, और वो कौन सी तंजीमें हैं जो पाबंदी लगने के बाद भी नाम बदलकर काम कर रही हैं। अब खबरें हैं कि वजारत दाखिला ने कलअदम तंजीमों का सोशल ऑडिट शुरू कर दिया है, जिसमें वो उन तंजीमों पर पाबंदी आयद करेगी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी या फिर फिरका वाराना इंतशार फैलाने में मुलविस हैं। इस हवाले से वजारत दाखिला ने सूबाई हुकूमतों से भी मुआवनत हासिल की है, साथ साथ वजारत खारजा से भी आलमी सतह पर कलअदम तंजीमों के बारे में मालूमात तलब की है जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगाई हुई है। हम कई बार अपने प्रोग्राम में इस जानिब इशारा करते रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत हुकूमत को कलअदम तंजीमों के नाम सामने लाना होंगे, अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होंगे, और अगर एक दफा वेबसाइट पर लगा दिए जाएं तो फिर दोबारा नहीं हटाना होंगे, जैसा कि माजी में हुआ था। पाकिस्तान में तकरीबन 63 कलअदम तंजीमों का रिकॉर्ड जो रवा साल जनवरी तक नेक्टा की वेबसाइट पर मौजूद था, अब नेक्टा की वेबसाइट के अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से अवाम के सामने मौजूद नहीं है। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये वेबसाइट काफी टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है। गुज़िश्ता कई माह से ये अमल जारी है, और हम बारहा अपने प्रोग्राम में ये बात उठा चुके हैं कि नेक्टा के फ़ाल होने की बात होती है, मगर नेक्टा की वेबसाइट पर जो कलअदम तंजीमों की फहरिस्त थी वो जब से हटी है तब से ना फहरिस्त आई ना वेबसाइट दोबारा सामने आई, बल्कि अंडर कंस्ट्रक्शन का नाम सामने आता है। पिछले साल आने वाली नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान में 63 तंजीमों पर पाबंदी है, लेकिन कई तंजीमें अब भी नाम बदलकर काम कर रही हैं। 2002 में हरकतुल मुजाहिदीन पर पाबंदी लगी तो मौलाना फजलुर रहमान खलील ने अंसारुल उम्मा नामी तंजीम बना ली। 1 दिसंबर 2005 को अल रशीद ट्रस्ट पर पाबंदी लगी तो यह तंजीम अल रहमत ट्रस्ट के नाम से काम करने लगी। मलिक साग ने 1996 में सिपा साहबा से अलग होकर लश्कर झंगवी की बुनियाद डाली। 14 अगस्त 2001 को लश्कर झंगवी पर पाबंदी लगा दी गई। 2002 में सिपा साहबा पाकिस्तान पर पाबंदी लगी तो अहले सुन्नत वल जमात बना ली। 9 मार्च 2012 को अहले सुन्नत वल जमात पर पाबंदी लगी। 12 जनवरी 2002 जैशे मोहम्मद पर पाबंदी लगी तो नाम बदलकर खद्दामुल इस्लाम रख लिया। 12 जनवरी 2002 को तहरीक जाफरिया पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई, नाम बदलकर तहरीक इस्लामी पाकिस्तान रख दिया। 1 दिसंबर 2005 को अल अख्तर ट्रस्ट पर पाबंदी लगी, जिसके बाद ये अल मेमार ट्रस्ट के नाम से काम कर रही है। हरकतुल जिहादुल इस्लामी पर पाबंदी लगी तो अल असर बन गई, और जमातुल फुरकान पर पाबंदी लगी तो गलबा इस्लाम बन गई। उम्मीद है कि इन कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके जो नाम हैं, जिन नामों से ये बदल लेते हैं, नाम बदल कर भी काम करने की इजाजत नहीं होगी। और ये फैक्ट हम नहीं कह रहे, ये फैक्ट खुद वजीरों ने बयान किया था, वजारत दाखिला ने बयान किया था कि कलअदम तंजीमों पर पाबंदी लगती है तो वो नाम बदल कर ऑपरेट करने लगती हैं, और ये बयान दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो देर आए दुरुस्त आए कि कार्रवाई की जा रही है। नेक्टा की वेबसाइट भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द बहाल होगी और कौम और अवाम देख सकेंगे कि कौन सी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर सकती, उनसे चंदा जमा नहीं कर सकती, उनके गली मोहल्लों में जाके तकरीर नहीं कर सकती और अपना लिटरेचर नहीं फैला सकती। प्रोग्राम में एक ब्रेक
और उसके बाद जिक्र होगा एक और अच्छी खबर का, और वो अच्छी खबर है पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान आबाद होने जा रहे हैं। इस हवाले से तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सारे अगर मगर और खदशात को एक तरफ रखते हुए बिलाखिर जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई, जिसके साथ पाकिस्तान के वीरान मैदानों का 6 बरसों बाद मुहीत इंतजार खत्म होने के करीब है, जो मार्च 2009 में श्रीलंकन टीम पर दहशतगर्द हमले के बाद से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीम से महरूम है और इंतहाई अफसोसनाक तौर पर महरूम है। जिम्बाब्वे टीम का दौरा पाकिस्तान आखिरी लम्हात तक शकूक व शुबहात में घिरा हुआ था, तमाम पीसीबी की कोशिशें रंग लाई और ये दौरा मुमकिन हो सका। इस दौरे के लिए मेहमान टीम का फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है मेहमान टीम को, और आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस भी की। इस मौके पर बात करते हुए जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के रुकन का कहना था कि उनका पाकिस्तान आना क्रिकेट की जीत है। We're very happy to be in Pakistan today. Cricket is a game that we all love, and we've come here in order to strengthen the bilateral relations between our two nations. Cricket is bigger than any one of us, and therefore we hope that by coming here we've shown that cricket is and will be the winner. जिम्बाब्वे की टीम इस दौरे में 2 T20 और 3 एक रोजा मैचेस खेलेगी। दौरे का आगाज मुख्तसर तरीन फॉर्मेट की क्रिकेट से होगा, यानी कि T20। पहला T20 मैच 22 मई, जबकि दूसरा मैच 24 मई को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए पीसीबी ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। शाहिद आफरीदी टीम में कप्तान, जबकि विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद नायब कप्तान होंगे। दीगर खिलाड़ियों में अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज, उमर अकमल, अनवर अली, बिलावल भट्टी और वहाब रियाज के साथ साथ मुख्तार अहमद, नोमान अनवर, मोहम्मद रिजवान, अनवर अली और हम्माद आजम शामिल हैं। यानी कि कुछ नए नामों को भी मौका दिया गया है। ताहम हैरानकुन बात टीम में मोहम्मद समी और शुएब मलिक की वापसी है। इन 15 में से सिर्फ 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इससे पहले पाकिस्तान में खेल चुके हैं, जबकि 9 खिलाड़ी कई बैनुल-अक़वामी मैचेस खेलने के बाद पहली बार होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने एक्शन में नजर आएंगे। आपको बड़ी हैरत होगी जब मैं आपके सामने हकायक रखूंगा कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनको आप पाकिस्तान में साल से देख रहे हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं, मगर उन्हें आज तक पाकिस्तान के क्राउड में के सामने खेलने का, पाकिस्तान के मैदानों में खेलने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान जहां क्रिकेट के लिए जुनून की हद तक लगाव पाया जाता है, ये एक बहुत अहम मौका है कि पाकिस्तान के स्टेडियम फिर से आबाद होने जा रहे हैं, वरना हमारी टीम अपनी होम सीरीज भी यूएई और गैर मुल्की मैदानों पर खेलने पर मजबूर थी। इससे न सिर्फ शायकीन कौमी खिलाड़ियों को एक्शन में देख सकेंगे, बल्कि खिलाड़ी भी तवील अरसे बाद अपने हमवतनों के सामने परफॉर्म कर सकेंगे। यहाँ हम कुछ ऐसे खिलाड़ियों का जो तवील करियर है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आपके सामने रखते चलते हैं, जो आज तक होम क्राउड के सामने नहीं खेल सके। उमर अकमल, पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी, 2009 में डेब्यू करने के बाद उमर अकमल 16 टेस्ट मैचेस, 111 वनडे इंटरनेशनल और 59 T20 खेलने के बावजूद अब तक होम ग्राउंड पर इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सके। इनके लिए अपने शायकीन के सामने परफॉर्म करने का पहला मौका होगा। अहमद शहजाद, 2009 में करियर शुरू करने वाले अहमद शहजाद 8 टेस्ट मैचेस, 65 एक रोजा मैचेस और 29 T20 खेल चुके हैं। इनके लिए भी जिम्बाब्वे सीरीज होम ग्राउंड पर खेलने का एक नया तजर्बा होगा। असद शफीक, 2010 में करियर शुरू करने वाले असद शफीक 35 टेस्ट मैचेस, 53 एक रोजा मैचेस और 10 T20 खेल चुके हैं, लेकिन इन्हें भी अब तक मुल्की मैदान में परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। अजहर अली, पाकिस्तान की वनडे टीम के मौजूदा कप्तान हैं, 2010 में कैरियर का आगाज किया। 41 टेस्ट मैचेस और 17 एक रोजा मैचेस खेलने वाले अजहर अली ने अभी तक मुल्क में कोई मैच नहीं खेला। मोहम्मद इरफान, 2010 में करियर की शुरुआत करने वाले तवील कामत फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान 4 टेस्ट मैचेस, 45 एक रोजा मैचेस और 9 T20 खेल चुके हैं, लेकिन अब तक इन्होंने भी मुल्की मैदान में कोई मैच नहीं खेला। जुनैद खान, 2011 में करियर की शुरुआत की है इन्होंने, 20 टेस्ट मैचेस, 51 एक रोजा मैचेस और 9 T20 खेल चुके हैं, ताहाल मुल्की मैदानों पर कारकर्दगी दिखाने से महरूम है। जिम्बाब्वे टीम की आमद यकीनन खुशाइंद है और एक अच्छी खबर है। इससे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के इम्कानात रोशन हो गए हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे और तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान रमीज राजा साहब। रमीज राजा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि जिम्बाब्वे टीम का दौरा इंटरनेशनल क्रिकेट टीमों और बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के
पाकिस्तान में सिक्योरिटी से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में मददगार साबित होगा, क्योंकि सिर्फ जिम्बाब्वे की टीम है, एक छोटी टीम ख्याल की जाती है, आईसीसी रैंकिंग में कोई बहुत ऊपर नहीं है, खैर हमारा भी कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है आजकल, मगर इससे क्या इंटरनेशनल टीमों के, इंटरनेशनल ऑडियंस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकेंगे पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, जिम्बाब्वे के पाकिस्तान आने से पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज मिलता है, और मैसेज ये है कि पाकिस्तान इज ओपन फॉर क्रिकेट बिजनेस। और बेशक जिम्बाब्वे की शायद इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से वो वैल्यू नहीं है जितनी कि और टॉप क्वालिटी की टीम्स की है, मगर हमारे पास एक तो ऑप्शन नहीं है, और दूसरा हमने तो ये बताना है कि हम एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को इनवाइट कर सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं, और सिक्योरिटी की वजह से जो क्रिकेट यहाँ पे नहीं हो रही है उसको हम एक तरह से फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और रीलॉन्च करना चाह रहे हैं। तो ज्यादा मकसद ये है, ये नहीं है कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट की वैल्यू है इंटरनेशनली या नहीं है। पाकिस्तान के लिए इसलिए ये टूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपका इमेज, आपका परसेप्शन, इस सब को जो है, जो नेगेटिविटी है वो किल होगी और पॉजिटिविटी की तरफ हम चले जाएंगे। रवींद्र साहब, आपने बड़ी क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, बतौर ओपनर खेली, बतौर कप्तान खेली, मुझे ये बताइएगा कि ये खिलाड़ी जिनके मैंने काफी सारों के नाम भी लिए, इंटरनेशनली बड़े बड़े ग्राउंड, बड़े बड़े क्राउड्स के सामने खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका की फास्ट पिचेस पे भी खेल चुके हैं, यूएई की पिचेस पर भी खेल चुके हैं, उसके बावजूद होम क्राउड और होम ग्राउंड के सामने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। कितना फर्क पड़ता है होम क्राउड और होम ग्राउंड पर खेलने का, और किस हद तक इन खिलाड़ियों के लिए जिनको बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, 40 से ऊपर टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस खेल चुके हैं, होम क्राउड के सामने होम ग्राउंड पर खेलने का कितना फायदा होगा इन्हें? देखिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स का तो बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से जो क्रिकेट नहीं खेले हैं घर में, एक तरह से मुआवजा ही है कि हम किस तरह से अभी तक अफ्लोट रहे हैं और फिर भी परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं, मगर इफेक्ट करना ही करना था। और इवेंचुअली मुझे लगा है कि इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग की वजह से और होम एडवांटेज ना होने की वजह से इसका कुछ ना कुछ जरूर इफेक्ट रहा है हमारी परफॉर्मेंस पे ऑफ लेट। तो बहुत अच्छी बात है, अब कई प्लेयर्स 80-80, 90-90 वनडे खेल चुके हैं, पाकिस्तान में नहीं खेले हैं, तो बहुत ही एक्साइटिंग पीरियड है उन प्लेयर्स के लिए, खासतौर पे जो कि पहली दफा पाकिस्तान में खेल रहे हैं डेब्यू के बाद, और अच्छा महसूस करेंगे, इसलिए कि जब बुरी शॉट पे भी दाद मिलेगी तो उनको पता चल जाएगा कि ये घर पे खेल रहे हैं, और बहुत एक्साइटेड है। ना सिर्फ के प्लेयर्स एक्साइटेड होंगे, बल्कि हम सब जो एक तरह से स्टेक होल्डर्स हैं, कमेंटेटर्स कह लें या एक्स क्रिकेटर्स कह लें या मीडिया वाले कह लें, सभी बहुत इस मौके के ऊपर बहुत एक्साइटेड है। और रवींद्र साहब, मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि एक ऐसे मौके पर जाहिर सबसे बड़ा मसला खिलाड़ियों का है, ऑफिशियल उनका है, वो आ गए, अगर उन्हें कोई सिक्योरिटी के खदशात भी थे उनको एक तरफ रखकर वो आ गए, कोचेज उनके आ गए, मैनेजर उनके आ गए, मगर ऐसे मौके पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल साथ ना दे आईसीसी पाकिस्तान का, सिर्फ जबानी कलामी पीसीबी को सपोर्ट करे और अपने ऑफिशियल्स ना भेजे, आईसीसी की इस हरकत पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आईसीसी को पहल करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, मगर देखिए उस दूसरा पहलू भी समझने के लायक है, इसलिए कि एक परसेप्शन जो नेगेटिव क्रिएट हुआ है उसको किस तरह से पॉजिटिव परसेप्शन में बदला जाएगा, और वो तभी बदला जाएगा जब आप एक क्रिकेट सीरीज करवा लेंगे। मगर क्या ही अच्छा होता कि पीसीबी और आईसीसी दोनों एक ही पेज पे होते और आईसीसी भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते और अपने अंपायर ऑफिशियल्स भिजवा देते, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत होगी तभी ये चीज वो नहीं कर सके। बाहर के बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास कि आईसीसी को भी बताएं कि देखिए हमने एक अच्छी सीरीज कर दी है और कोई यहाँ पे खतरात अब वैसे रहे नहीं है, और आगे चल के आई एम श्योर कि आईसीसी भी इसको पॉजिटिव तरह से लेगा और अपने ऑफिशियल्स भिजवाएगा। मगर हाँ, थोड़ी सी दिल में उदासी सी जरूर है कि क्योंकि अगर जिम्बाब्वे आ सकती है और जिम्बाब्वे आपकी क्रिकेट के स्टेक होल्डर हैं आईसीसी के, और वो इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं और प्राइवेट बॉन्ड्स प्लेयर्स साइन करके यहाँ पे आ सकते हैं क्रिकेट की फतह के लिए, पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए, अपनी हेल्प करने के लिए, क्योंकि इसमें जिम्बाब्वे का भी सेल्फ इंटरेस्ट मौजूद है, तो आईसीसी पीछे क्यों हट गया? तो थोड़ी सी खलिश तो जरूर है मेरे हिसाब से। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान रमीज राजा हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे थोड़ी सी खलिश जरूर है, मगर पॉजिटिव खबर है पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए, होम क्राउड के सामने होम ग्राउंड्स पर खेलेंगे, पाकिस्तान के क्रिकेट मैदानों के लिए जो आबाद होंगे, पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन के लिए जिन्हें पाकिस्तान के मैदानों में क्रिकेट देखने को मिलेगी, और पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान में खेल के फरोग के लिए, और इंटरनेशनल ऑडियंस को मैसेज जाता है, आईसीसी को पैगाम जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि खैर आफियत ये टूर जिम्बाब्वे का ख़त्म हो और मुकम्मल हो, और पाकिस्तान में क्रिकेट भी बड़ी मज़ेदार किस्म की और ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले देखने को मिले और पाकिस्तान में क्रिकेट लौटे और भी टीम
पाकिस्तान आने वाले दिनों में आए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल के प्रोग्राम में कल की खबरों के साथ, उन पर तफसीली तबसरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।